स्टूडेंट, मैं रणजीत जाखड़। कल अपने स्टार्ट किया था संयुक्त फलन, चैप्टर फर्स्ट जो था उसमें पहला टॉपिक अपने किया था फलन। तो मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे से करवाया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। फिर भी उसमें कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है। तो उस फलन के अंदर एक चीज़ और रह गई थी, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। वो है आपके पास कार्तीय गुणन। भी कार्तीय गुणन क्या चीज होती है? कार्तीय गुणन और एक कर्मित युग्म। तो कार्तीय गुणन के लिए मान लीजिए आपके पास यदि दो सेट है कोई भी, एक तो ए है जिसके अंदर अवयव है 3 और 4, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर अवयव मान लीजिए आपके पास है स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है। तो कार्तीय गुणन को सबसे पहले तो लिखने का तरीका जो होता है उसको रिप्रेजेंट, जैसे ये दो सेट है तो इनको कार्तीय गुणन में लिखा जाता है ए क्रॉस बी, इसको कार्तीय गुणन बोलते हैं। ठीक है। अब इस कार्तीय गुणन के अंदर मान कैसे निकाले जाते हैं, क्या चीज होती है? तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है सबसे पहले समुच्चय ए का पहला अवयव और इस अवयव का इन दोनों से संबंध। मतलब ये है भी पहले तीन का संबंध ए से, फिर 3 का बी से, उसके बाद में दूसरा अवयव 4 का ए से और 4 का बी से। ठीक है भाई। तो ये आपका क्या कहलाता है? ए क्रॉस बी जो है इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है। इन दो सेट जो दे रखे हैं इन दोनों का कार्तीय गुणन ये कहलाता है। और इसके अंदर जो अवयव है इनको बोला जाता है कर्मित युग्म। इसके अंदर जितने भी अवयव है, जैसे 3 ए है, 3 बी है, 4 ए है और 4 बी है, ये जो है इनको बोला जाता है कर्मित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। तो कार्तीय गुणन और कर्मित युग्म ये दो चीजें होती है। अब बात आता है भी आपके पास जो ये कार्तीय गुणन है ए क्रॉस बी है, इसमें अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, भी अवयवों की संख्या क्या होती है? तो अवयवों की संख्या निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा है। भी नंबर ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के अंदर जो अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और क्रॉस n इंटू बी, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणा में समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। ठीक है। तो जैसे ए में अवयव कितने हैं? 2 और बी में भी अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कितना आ गया? 4। यानी ये 4 क्या है? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या है, यानी 1 2 3 और 4, इसको एक अवयव मानेंगे क्योंकि अपने ये जो है वो सेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये है आपके पास कार्तीय गुणन, कर्मित युग्म और ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। ठीक है भाई। अब अपने कल जो मैंने आपको 5 टॉपिक बताए थे, उन 5 टॉपिक में पहला टॉपिक था आपका फलन। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक जिसको बोलते हैं संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। चैप्टर का नाम यही है, संयुक्त फलन। तो देखिए संयुक्त फलन क्या चीज होती है। तो यदि डेफिनेशन लिख देता हूं साथ में इसकी, यदि मान लीजिए आपके पास कोई फलन f है, परिभाषित है a से b में, तथा कोई फलन दूसरा g है जो परिभाषित है b से c। ठीक है। कोई भी दो सेट है, पहला तो है f a से b में तथा दूसरा है g b से c हो तो GOF ए से सी में निम्न प्रकार से परिभाषित हो। यानी GOF(x) इक्वल में GOF(f(x) और if roll x belongs to A।
तब GOF को फलन G तथा F का संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन को ध्यान से देखिए भी क्या चीज है। भी दो फलन है आपके पास, एक तो फलन है A से B में परिभाषित है, दूसरा फलन G है B से C में परिभाषित है। तो जो GOF है ये किस प्रकार से है, ये है GOF x, यानी इसको लिखने का तरीका ये है G of fx, और इफ रोल x बिलोंग्स टू A। इसका मतलब है भी ये जो एलिमेंट है, ये जो अवयव है वो समुच्चय A का होना चाहिए। यानी ये जो अवयव आप लोगे यहाँ पर जो x लोगे, अगर आपको GOF परिभाषित है A से C के अंदर, तो x जो है वो अवयव किसका होना चाहिए, एलिमेंट A का होना चाहिए। ठीक है, सॉरी सेट A का होना चाहिए। ये जो अवयव है वो समुच्चय A का होना चाहिए। तब आपका GOF है वो फलन G तथा F का क्या कहलाता है, संयुक्त फलन कहलाता है। अब देखिए इसको डायग्राम द्वारा थोड़ा समझा देता हूं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। भी मान लीजिए ये सेट है आपका A, ये आपका सेट है B, और ये है तीसरा सेट आपका C। तो ऊपर डेफिनेशन के अनुसार A से B में फलन परिभाषित है कौन सा, F। उसके बाद में B से C में परिभाषित है फलन G। ठीक है, तो इस सेट के अंदर मान लीजिए एलिमेंट है x, इसका अगर A से B में है तो ये होगा fx, और ये B से C में है तो इसको लिखेंगे आप G of fx, और ये G of fx है, यानी A से C में जो परिभाषित फलन है उसको बोला जाता है GOF, यानी G तथा F का संयुक्त फलन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं GOF। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त फलन कहलाता है। A से B में, B से C में अगर दो फलन परिभाषित है तो ये डेफिनेशन है, तो इसको बोला जाता है संयुक्त फलन। ठीक है, अब देखिए ये संयुक्त फलन, जैसे मैंने ये कहा है भी A से C में परिभाषित है GOF। अब बात आती है ये GOF कब परिभाषित होता है, कब परिभाषित नहीं होता, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये परिभाषित होगा और कौन सी कंडीशन में ये परिभाषित नहीं होगा। तो उसको समझने के लिए देखिए GOF परिभाषित होने के लिए क्या कंपल्सरी कंडीशन है। तो GOF परिभाषित होने के लिए फलन F का परिसर, यानी जो आपका फलन F होगा उसका परिसर फलन G के प्रांत का उपसमुच्चय होना आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये भी। जैसे मान लो आपके पास अभी मैंने बताया था भी GOF परिभाषित होगा। अब GOF परिभाषित कब होगा, उसके लिए F जो फलन है, जो आपको फलन F दिया गया है, उस फलन F का जो परिसर है वो फलन G के प्रांत का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। ये जरूरी है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आपका GOF क्या नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। अब इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के द्वारा आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो वो एग्जांपल है आपके पास, मान लीजिए एक सेट A है जिसके अंदर अवयव है आपके पास 1 2 3। एक सेट B है जिसके अंदर अवयव है 4 5। एक सेट C है जिसके अंदर अवयव है 7 8 9, ये अवयव। ठीक है, तो जो फलन F है वो तो परिभाषित है A से B में, तथा फलन जो G है वो परिभाषित है B से C में। ठीक है, तब अपने को निकालना है GOF, इसका मान ज्ञात करना है क्या होगा। और दो तीन चीजें आपको और दे रखी है, वो क्या है भी F1 है
उसकी वैल्यू है मान लीजिए 4, ठीक है। F2 है, उसकी वैल्यू भी आपके पास दे रखी है 4, और F3 की वैल्यू है 5। F3 की वैल्यू आपको दे रखी है 5, और उसके बाद में आपके पास है G4 की वैल्यू है 8, और G5 की वैल्यू आपके पास 9। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बी एग्जांपल है, ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 4 5, सी की वैल्यू है 7 8 9। फलन एफ है, ए से बी में परिभाषित है, जी जो है वो बी से सी में है, तो जीओ एफ फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। तब सबसे पहले तो देखो अपने को जीओ एफ निकालना है, तो जीओ एफ आपको पता है वो परिभाषित किस में होगा, ए से सी में। जीओ एफ परिभाषित होगा किसमें, ए से सी के अंदर। अब देखिए जीओ एफ को निकालने का तरीका क्या है, तो जीओ एफ यहां पर आपको डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था बी जी ऑफ एफ एक्स है, इसको लिखने का तरीका है जी ऑफ एफ एक्स, और ये जो एक्स है वो बिलोंग करता है किसमें, ए में। यानी यहां पर जो वैल्यू आप लोगे वो सेट ए में से, समुच्चय ए में से। तो ए में वैल्यू क्या है, पहले 1 है, तो 1 लेंगे। अब इसको इस डेफिनेशन के अनुसार जब लिखेंगे तो जी ओ एफ को, गॉफ को कैसे लिखोगे, जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको लिखने का तरीका है जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी ली आपने, 1। दोबारा बता देता हूं, x बिलोंग्स टू ए, यानी यहां जो एलिमेंट लेना है वो सेट ए में से लेना आपको, ठीक है। अब देखिए F1, तो क्वेश्चन में आपको F1 की वैल्यू दे रखी है 4, तो आप इसको लिख सकते हो G, और F1 की वैल्यू है 4। अब आपको देखो G4 की वैल्यू दे रखी है कितनी है, G4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 8, तो ये 8। अब G ऑफ F2, पहला एलिमेंट आपने 1 ले लिया, अब 2 लोगे आप, तो इसको लिखोगे G ऑफ F2, और F2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, F2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहां पर F2 की जगह कितना लिखेंगे, 4, तो G4, और G4 की वैल्यू फिर क्वेश्चन में आपको दे रखी है, G4 की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है। अब लास्ट रह गया इसका G ऑफ F3, तो इसको लिखोगे G ऑफ F3 बराबर, अब देखो F3 के मान आपको दे रखा है कितना है, 5, तो G5, और G5 का मान आपको कितना दे रखा है, 9। तो ये आपने GOF के अंदर तीनों वैल्यू थी ए सेट के अंदर, उन तीनों का मान निकाल लिया। अब इसको अगर मैं क्रमित युग्म में या कार्तीय गुणन में लिखूंगा तो GOF को ऐसे लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट आपने कितना लिया था, 1, तो आंसर कितना आया, 8। फिर आपने लिया 2, फिर कितना आया, 8, फिर 3 लिया तो कितना आया, 9, तो 3,9। ये आपके पास है GOF, यानी जो संयुक्त फलन है उसको निकालने का तरीका, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बताया था GOF तभी परिभाषित होगा जब आपके पास F का जो परिसर है वो G के प्रांत का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय। तो GOF के अंदर जो पहले अवयव है वो आपको सेट ए में से लिए थे, तो आंसर जो आएगा यानी वो वैल्यू जो है वो किस में से आनी चाहिए, सेट सी में से। तो देखो 8 8 और 9 ये सेट सी में है, ठीक है। तो ये है आपका संयुक्त फलन की डेफिनेशन। तो इसको बढ़िया तरीके से दोबारा आप रिवाइज कीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए संयुक्त फलन के कुछ गुणधर्म है, 2-3 गुणधर्म है, वो गुणधर्म आपको करवाता हूं। संयुक्त फलन के प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, और तो अपने इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, केवल 3 प्रॉपर्टीज है, वो 3 प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं मैं। तो संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन के गुणधर्म कौन कौन से है। तो देखिए गुणधर्म के अंदर 3 गुणधर्म है। सबसे नंबर 1 पर जो है विमाल्य संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय, पहला ही पहला है विसंयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम का पालन करना आवश्यक
नहीं है। यानी इस गुणधर्म के अनुसार क्या है, देखिए बीच में लिखा हुआ है भी संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। भी मान लीजिए आपको कोई भी फलन दे रखा है, संयुक्त फलन दे रखा है, और ऐसा नहीं होता भी वो हर कंडीशन में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कुछ कंडीशन होती है उसमें पालन करता है, कुछ में नहीं होते। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए भी किस कंडीशन में ये करता है। भी मान लीजिए आपके पास एक कोई भी फलन दे रखा है, जैसे फलन f है, वो परिभाषित है r से r में, तथा fx का मान जो है वो मान लीजिए आपको दे रखा है 2x, ठीक है। और एक आपके पास g फलन है, वो भी परिभाषित है r से r में, और gx की जो वैल्यू है वो मान लीजिए आपको दे रखी है x के, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम के अंदर क्या चीज होती है, तो क्रम विनिमय नियम को निकालने के लिए आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो GOF तथा दूसरी क्या FOG। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती है तो इसका मतलब वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता। तो सबसे पहले अपने GOF निकालते हैं। तो G of Fx, तो इसको लिखोगे तो G of Fx। तो देखिए अब G of Fx की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2x, तो ये Fx की वैल्यू उठा के आपको यहां रखनी है। तो G of Fx की वैल्यू मैंने यहां रख दी 2x। अब देखिए G के साथ में कितना है 2x, और Gx की वैल्यू आपके पास कितनी है x के, यानी यहां पर x है, इस x की जगह कितना है 2x है। तो ये 2x उठा के आपको कहां रखना है, इस x की जगह। तो इस x की जगह रखोगे तो 2x यहां रखा, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो यहां पर भी होल स्क्वायर। ध्यान रखना इस x की जगह मैंने ये 2x रखा है, तब आपके पास G 2x का मान आएगा। तो यहां भी x की जगह 2x रखेंगे, तो आंसर कितना आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका G of Fx की वैल्यू, G of Fx की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर। अब आप निकालोगे FOGx, इसकी वैल्यू निकालोगे तो F of Gx। तो सेम वैसे ही अब आपके पास Gx है, तो Gx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, तो F इस Gx की जगह रख दीजिए x स्क्वायर। फिर देखिए अब Fx स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी कितनी होगी, तो Fx का मान आपके पास 2x, इस x की जगह आपको क्या रखना है x स्क्वायर। तो यहां x की जगह x स्क्वायर रखूंगा, तो यहां भी x की जगह कितना रखूंगा x स्क्वायर। तो यहां 2 का 2 रहेगा और x की जगह आप x स्क्वायर रखोगे। तो अतः इस एग्जांपल से स्पष्ट है कि G of Fx इज नॉट इक्वल टू FOGx, यानी इस कंडीशन में ये जो संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब किस कंडीशन में ये पालन करता है, अब आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे F R से R में, G भी R से R में है, और Fx इज इक्वल टू आप ले लेना x स्क्वायर, और Gx इज इक्वल टू ले लेना आप कितना x क्यूब। तो उस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, यानी उस कंडीशन में ये क्रम विनिमय का पालन करेगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है भी हर कंडीशन में क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ कंडीशन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन कुछ के लिए ये नहीं करता। तो ये आपकी संयुक्त फलन का गुणधर्म के अंदर पहली प्रॉपर्टी भी संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। अब इसका दूसरा जो गुणधर्म है वो क्या है, सिंपल सा गुणधर्म है, वो भी साचर्य गुणधर्म, ठीक है। भी साचर्य गुणधर्म का पालन करता है या नहीं करता। तो संयुक्त फलन जो है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, संयुक्त फलन साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है ना। भी ये कंपलसरी है, भी ये साचर्य गुणधर्म का हमेशा पालन करते हैं। संयुक्त फलन जितने भी है भी साचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर, यदि कोई भी 3 फलन है आपके पास, यदि फलन
कोई तीन फलन f, g, h इस प्रकार है कि अब आपके पास f of g of h तथा f of g of h परिभाषित है। तो देखिए आपके पास तीन फलन है, कोई भी तीन फलन है f g h इस प्रकार से है कि f of g of h तथा f of g of h ये दोनों परिभाषित है। तब f of g of h ये जो है वो f of g of h के क्या होगा, इक्वल होगा। आप एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो संयुक्त फलन जो होता है वो साचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, ये आपका इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। ये आप एग्जाम्पल से इसको भी प्रूफ कर सकते हो भी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो एनीवन कोई भी एग्जाम्पल लेकर तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसका गुणधर्म है भी साचर्य जो गुणधर्म है उसका पालन करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है, 3 नंबर प्रॉपर्टी रह गई है, वो सिंपल सी है। 11th क्लास में वैसे भी आपने वो चीज पढ़ रखी है, फिर भी उसका थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। भी थर्ड प्रॉपर्टी लास्ट इसकी है भी दो एकेकी, ये मान लीजिए कोई भी दो फलन है, एकेकी असाधक है, ठीक है, कोई भी दो एकेकी असाधक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी असाधक होता है। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या है भी मान लीजिए कोई भी दो फलन आपको दे रखे हैं और वो दोनों फलन क्या है, एकेकी साधक है, तो उन दोनों फलनों का जो संयुक्त फलन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, वो भी 100% आपका क्या होगा, एकेकी साधक फलन होगा। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं भी एकेकी और असाधक। वैसे आपने 11th क्लास में ये चीजें पढ़ रखी है। एकेकी फलन क्या होता है भी मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है, तो ये ए से बी में परिभाषित है फलन एफ। और असाधक क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट है बी, ठीक है, ए से बी में परिभाषित है ये भी, मान लीजिए ये जी है। तो इसमें अवयव मैं ले रहा हूं 1 2 3, इसमें 4 5 7 और 9। तो एकेकी की परिभाषा क्या होती है भी ए जो सेट है इसके प्रत्येक जो अवयव है इनका बी के किसी न किसी अवयव के साथ में प्रतिबिंब बनना चाहिए। जैसे एक है, इसका मान लीजिए 4 के साथ संबंध है, इसका 5 के साथ है और 3 का 7 के साथ है। मतलब ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध होना चाहिए। तो अगर ये संबंध है तो ये फलन आपका क्या कहलाता है, एकेकी फलन कहलाता है। और असाधक फलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 4 5 और इसमें ए बी और सी। तो इस परिभाषा में यह होता है भी बी के अंदर जितने भी अवयव है उनका ए के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए, यानी बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। जैसे मैं 2 का इससे संबंध है, 4 का इससे और 5 का सी से, यानी असाधक के अंदर बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका किसी भी अवयव से संबंध ना हो। अब बात होती है भी एकेकी और असाधक क्या होगा, ये एकेकी असाधक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भी जो फलन एकेकी भी होगा और असाधक भी होगा तो वह फलन क्या कहलाएगा, एकेकी असाधक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई अवयव सी है, ओ सॉरी कोई सेट ए है और एक कोई सेट बी है। तो ए से बी के अंदर एकेकी असाधक फलन, जैसे इसमें अवयव है 3 4 5 6, इसमें ए बी सी और डी। 3 का बी से संबंध है, 5 का ए से संबंध है, 4 का डी से है, 6 का सी से, ठीक है। तो ये मान लीजिए फलन एफ है ए से बी में परिभाषित।
तो एकेकी की परिभाषा ये होती है भी ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई है, इसमें बी एकेकी है ये। अब अचानक बी के प्रत्येक अवयव का इधर कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए, यानी बी में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बी के किसी अवयव का इधर कोई भी प्रतिबिंब ना बन रहा हो। तो यह फलन जो है आपका एकेकी असाधक कहलाता है। ठीक है, तो वैसे ये 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है एकेकी असाधक, अगर कोई भी दो फलन है तो उनका संयुक्त फलन भी क्या कहलाता है, एकेकी असाधक फलन कहलाता है। तो ये आपका जो मैंने आज करवाया है संयुक्त फलन टॉपिक है। तो संयुक्त फलन के अंदर डेफिनेशन बता दी, उसका एग्जाम्पल बता दिया, और उसके 3 गुणधर्म थे मेन इंपॉर्टेंट। जो भी पहला गुणधर्म आपको बता दिया, भी कर्म विनिमय नियम का पालन करना कोई जरूरी नहीं है, 100% भी हर कंडीशन में कर्म विनिमय नियम का पालन करें। दूसरा है भी दो कोई संयुक्त फलन जो है वो साचर्य नियम का पालन करते हैं। और थर्ड जो है दो एकेकी साधक फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, एकेकी साधक होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने ये संयुक्त फलन इतना ही है। आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर अपने आगे वाला जो थर्ड आपका टॉपिक है वो है प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। तो वो फलन करने से पहले अपने इन 2 टॉपिक जो फलन और आपको संयुक्त फलन करवाए, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है या एक्सरसाइज 1.1 है वो अपने कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है भी, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया है फिर भी तो आप मेरे को कमेंट करके, या मेरा ये मोबाइल नंबर है इस पर कमेंट करके बताइए आप भी क्या दिक्कत आ रही है, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिए।